हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। होप सो सारे बच्चे मज़ेदार होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। वो जो टॉपिक है आपका वो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फ्रॉम द क्लास 11th है ना। ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें भी एक चैप्टर पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि 9th क्लास का टॉपिक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो क्लास 11th का ये टॉपिक क्लास 9th के बच्चों के लिए ये बहुत ही बेसिक का काम करेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम लोग एक बेस क्या रखते हैं, है ना। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, आपने जब पहला तो चैप्टर पढ़ा होगा द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उस चैप्टर में जैसे ही आपके जब कॉन्सेप्ट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते गए तो आपको लगा कि कितने ज्यादा वेरिएशन जो है इस धरती पे है इस ऑर्गेनिजम्स को लेकर के, है ना। इवन आप जब उस चैप्टर को जब पढ़ा होगा तो वहां पर एक डाटा दिया होगा, देयर इज अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स ओवर द अर्थ, है ना। 1.7 to 1.8 मिलियन, सोचिए कितना ज्यादा वेरिएशन है, कितना ज्यादा वेरिएशन है, कितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। और उनको स्टडी कर पाना इट्स नॉट अ इजी टास्क, है ना। हम इतने सारे चीजों को एक जगह एक चैप्टर के अंदर लेकर के आना ये बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल का काम है। लेकिन ये जो चैप्टर है इन सारे ऑर्गेनिजम्स को एक जगह एक इकट्ठे किए हुए हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि इसके ऊपर प्रिंसिपल क्या चीजें अप्लाई की गई हैं, इंप्लीमेंट की गई हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं, है ना। तो सोचिए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें करना है और हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है ये इतने ज्यादा है। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जो क्लासिफाई करेंगे, वो क्लासिफाई करने का जो तरीका होगा हमारा वो एक ट्रेमेंडस होगा, है ना। जितने भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं इस क्लासिफिकेशन में, सोचिए उन्होंने कितना ज्यादा अपना एक ब्रॉड माइंडसेट लगाया होगा कि जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनको बेहतरीन तरीके से यूनिक फीचर में क्लासिफाई करके उनको समराइज करके वो आपको दे दे कि आप उसको क्या कीजिए, आसानी से पढ़ लीजिए, है ना। तो इतने सारे चीजों को हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। सबसे पहली चीज जो है कि हम लोग लाइफ जब डिस्कस करते हैं तो लाइफ में आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, वो वेरिएशंस मिलती है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस। और ये जो वेरिएशंस है वो वेरिएशंस हमें तीन जगह देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज प्लांट, सेकेंड इज द एनिमल एंड द थर्ड सेक्शन इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आपको मैक्सिमम वेरिएशन मिलेगा। अगर आपको याद होगा तो आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, जिसका क्लासिफिकेशन वो समय समय पर चेंज होता रहा है ना, समय समय पर चेंज होता रहा है। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखते हैं, लेकिन जब वो लिविंग के अंदर चले जाते हैं तो आज भी उनके पास एक अपना पर्टिकुलर एक प्लेस नहीं है, एक किंगडम नहीं है कि उनको हम लोग उस किंगडम में स्टेब्लिश कर पाए, है ना। तो ये चीजें हमें अभी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, कि इस क्लासिफिकेशन में किन किन साइंटिस्ट ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिस्टोटल चचा की, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, एरिस्टोटल चचा की। नाम में ही टोटल है ना। अब टोटल है, सब कुछ कॉम्पैक्ट है, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन वो मिला हमें गिवन बाय द एरिस्टोटल, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, और इन्होंने ही सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, वो क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी वो क्लासिफिकेशन उनका था, पहला आपका प्लांट, दूसरा ये था एनिमल, है ना। तो प्लांट
और एनिमल, जिसकी क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले किसने की थी, एरिस्टोटल ने की थी। तो इनका कुछ क्या होगा, पैरामीटर रहा होगा। किसी भी चीज की जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी एक पैरामीटर होती है, उस पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सपोज आपको पैसा दे दिया गया कि आपने जिद करा कि आपको ये मोबाइल खरीदना है, और आपने दिमाग में फ्रेम में रखे हो कि अगर हम अपने गार्डियन को बोल रहे हैं कि हमें मोबाइल खरीदना है, तो आप एक उम्मीद बनाए रखे हो कि हमें कम से कम 20,000 तो देंगे ही, 20,000 ना दे तो 15,000 तो देंगे ही। अब 15,000 से नीचे क्या देंगे वो, तो आप एक माइंडसेट लगा के रखे हो कि चलो हमको 15,000 तक एक बहुत बेहतरीन आपको मोबाइल चाहिए। लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो गार्जियन आपको कितने दिए, 10,000 दिए। तो जितना आपने क्लासिफिकेशन कर रखा था सारे मोबाइल्स का, सारे ब्रांड का, वो था कितना, 15,000 के आसपास। अब क्या हो गया, 15 से वो 10,000 आ गया। तो अब क्या करोगे आप कि 10,000 के बेसिस पे सारा क्लासिफिकेशन जो है वो माइंड में आप स्टार्ट कर दोगे। तो हर चीज की क्लासिफिकेशन होती है, तो एरिस्टोटल ने उस क्लासिफिकेशन का भी कुछ पैरामीटर दिया। तो उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। तो उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया कि चलो भाई देखो, प्लांट्स जो होगा या तो वो हर्ब्स होंगे, श्रब्स होंगे, ट्रीज होंगे। अब इसमें भी ये दिक्कत कि हम हर्ब्स किसको कहेंगे, श्रब्स किसको कहेंगे और ट्रीज किसको कहेंगे, अभी तो आप लोगों को पता है। लेकिन सोचिए कि जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट रहे होंगे उन्हें कितनी प्रॉब्लम को फेस करना हुआ होगा कि आखिर हर्ब्स किसको कहें, श्रब्स किसको कहें, ट्रीज किसको कहें। तो धीरे धीरे ये जो पैरामीटर है वो और भी ज्यादा ब्रॉड होता चला गया क्लासिफिकेशन का, जिसमें हर्ब्स में कहा गया कि इनकी जो लेंथ होगी वो तकरीबन कितनी होगी, 1 मीटर होगी। श्रब्स होंगी तो इनकी जो लेंथ होगी वो तकरीबन 1 से लेकर के 3 मीटर तक होगी। और जो ट्रीज होंगे इनके जो लेंथ होंगे वो 3 मीटर से क्या होंगे, एवब होंगे। तो ये तो बहुत अच्छा था कि चलो ठीक है, दिमाग में आ गया कि 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये, देखते चले जाएंगे और हम क्या करते जाएंगे, सारा कुछ क्लासिफाई करते जाएंगे। हम इसलिए किए क्योंकि आप जब घर के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम है तो तार लाने के लिए जाते हैं, तो जब आप दुकान पे जाते हो तो यूं ऐसे किया और 1 मीटर काट के आपको दे दिया। तो एक हमारे सिर्फ में माइंडसेट है। अब एनिमल की जो क्लासिफिकेशन हुई वो बहुत विचित्र थी, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। अब इन्होंने क्या किया कि जिसके पास आरबीसी है वो, और एक जिसके पास आरबीसी नहीं है। अब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, क्योंकि आरबीसी के प्रेजेंस पे हम कैसे किसी को बिना क्लिनिकल सर्कमस्टांसेस के अंदर बिना लिए गए हम लोग कैसे बता सकते हैं कि उसके पास आरबीसी है या फिर नहीं है। अब देख के तो नहीं बता सकते हैं कि हाँ इसके पास आरबीसी है, उसके पास आरबीसी नहीं है, इसके पास आरबीसी नहीं है, जब तक उसको हम एक क्लिनिकल प्रोसेस में ना ले जाएं। क्लिनिकल प्रोसेस में ले जाएगा, फिर उसके ब्लड के चेकअप किए जाएंगे, तब जाकर के पता चलेगा कि यहाँ पर आरबीसी है या फिर आरबीसी नहीं है। जिसको हम लोग आरबीसी है उसको एनीमिया कहें, जिसके पास आरबीसी नहीं है वो अनीमिया हुआ। तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन इन लोगों के लिए हो गया, एनिमल के लिए, कि कैसे हम लोग क्या करें, आरबीसी और आरबीसी को हम ये आइडेंटिफाई करें कि उसके पास है या नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये थी कि फर्स्ट टाइम ये हो रहा था, तो क्लासिफिकेशन जो है वो क्या हो रहा था, वो स्टार्ट हो रहा था, कुछ कुछ इसमें ड्रॉबैक्स जो है वो हमें मिलते चले गए। अब अलग अलग जितने भी साइंटिस्ट थे, अब वो सारे साइंटिस्ट ने ये कहा जब चीजें बढ़ती चली गई कि आपने तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब के ऊपर तो क्लासिफिकेशन करा ही नहीं। अब प्लांट में वो सारे आ जाएंगे जो यूनिसेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, एक्वेटिक जितने भी हैं सभी के सभी आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक भी आ जाएंगे। सेम चीज एनिमल के साथ भी है।
यहाँ भी आपके आ जाएंगे, यानी कि क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा बाबू। अब इस क्रिटिकल कंडीशन को सॉल्व करने के लिए फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, तो उसके बाद जो साइंटिस्ट निकल करके आए तो उनका नाम था अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ये वैसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 3 टायर क्लासिफिकेशन दिया। एरिस्टोटल ने हमें दिया प्लांट और एनिमल किंगडम। अब इस प्लांट और एनिमल किंगडम की जो क्लासिफिकेशन थी, ये क्लासिफिकेशन जो है वो और ज्यादा ब्रॉड होती चली गई, और वहां पर आपके अर्नस्ट हैकल ने इस क्लासिफिकेशन को बहुत ज्यादा इजी कर दिया, बहुत ज्यादा इजी। अब देखो कि ये जो है हमारे 1.7 to 1.8, अब इनमें एनिमल का नंबर क्या था? एनिमल का नंबर ज्यादा था, तकरीबन 1.2 मिलियन, और अगर प्लांट को निकालकर हम रखें तो प्लांट में तकरीबन था 0.5 मिलियन, यानी कि प्लांट के नंबर बहुत ही ज्यादा कम थे। और आपको आश्चर्य होगा कि हर साल तकरीबन 15,000 के आसपास न्यू स्पीसीज जो होते हैं ना, वो न्यू स्पीसीज फॉर्म किए जाते हैं हर साल, लेकिन एनसीईआरटी जो है इसे अपडेट इसने नहीं करा है। तो अर्नस्ट हैकल ने क्या किया कि अर्नस्ट हैकल ने प्लांट और एनिमल जब क्लासिफिकेशन मिली तो उस प्लांट और एनिमल से एक निचोड़ लेकर के आए, और उन्होंने कहा कि वैसे एनिमल जो क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, और साथ में वो क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। आई बात समझ में? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक की जो क्राइटेरिया है वो अर्नस्ट हैकल ने ही इस चीज को क्लियर करा, और इन्होंने एक 3 टायर क्लासिफिकेशन दी, 3 टायर क्लासिफिकेशन। और ये जो 3 टायर क्लासिफिकेशन है तो इन्होंने एक नए किंगडम को जन्म दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा। अगर आप पढ़ोगे तो एक्चुअली जो है वो प्रोटिस्टा जो है वो एंटोन वैन लीवेनहॉक ने डिस्कवर करा था, है ना, लीवेनहॉक ने। लेकिन जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक सबको अर्नस्ट हैकल ने किसमें डाल दिया? प्रोटिस्टा में डाल दिया। अब ये जो प्रोटिस्टा है आपका, अब इसमें क्या क्या चीजें थी? अब इसमें आपके प्लांट भी आ गए, एनिमल भी आ गए, और फंगी भी आ गए, है ना, ये तीनों चीज आ गए। अब पहले वहां पर क्या था कि अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दी वो क्लासिफिकेशन बस उन्होंने एनिमल और प्लांट का दे दिया, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई क्लासिफिकेशन उसने नहीं डाला कि पैरामीटर क्या होना चाहिए। तो उनके दिए हुए क्लासिफिकेशन के थ्रू ही सबको एक रोड मैप मिला, और क्लासिफिकेशन क्या किए वो करते चले गए। अब अर्नस्ट हैकल ने इस चीज को बहुत ज्यादा क्लियर करा कि इन्होंने उन दोनों में से उनको बाहर निकाल दिए जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। तो आपसे कभी भी कोई इंसान क्वेश्चन कर देगा कि बाबू यूनिसेलुलर प्लांट है और वो यूकैरियोटिक है, तो उसको किस किंगडम में रखेंगे, तो आपके पास बेहतरीन आंसर होगा, बिना सोचे समझे आप बोल सकते हो कि दिस शुड बी प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा व्हिच इज गिवन बाय द अर्नस्ट हैकल। ठीक है, ये एक क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन हमें मिली वो और ज्यादा ही इंटरेस्टिंग थी। अब इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या करना था, हमें सेपरेट करना था। उसमें खास करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया है ना, तो उसके बाद आया हमारा 4 टायर क्लासिफिकेशन। अब ये जो 4 टायर क्लासिफिकेशन है इसमें सबसे ज्यादा अपना काम किए कॉपलैंड, है ना, इन्होंने। अब कॉपलैंड ने क्या किया? अब कॉपलैंड महाराज ने ये एक नए किंगडम बनाकर हमें दिए जिसको हमने कहा मोनेरा। क्लासिफिकेशन कितनी और इजी होते चली जा रही है। एक जो पूरा अंधेरा था,
अर्नस्ट हैकेल ने थोड़ी सी उसमें रोशनी दी। अर्नस्ट हैकेल के बाद जब कॉपलैंड ने अपना दिमाग लगाया तो इन्होंने थोड़ी सी और इजी कर दी और इन्होंने मोनेरा बनाया, और मोनेरा बनाने के बाद इन्होंने लिख दिया कि सोलो मेंबर ऑफ मोनेरा इज बैक्टीरिया, कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रह सकता है और वो कौन है? वो बैक्टीरिया ही रह सकता है और कुछ नहीं आ सकता। तो एक तो यहां पर उन्होंने ए सेलुलर नहीं कहो, लिख दो यहां पर यूनिसेलुलर। ए सेलुलर और यूनिसेलुलर का कहानी अलग है। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, यानी कि ये बिल्कुल एक अलग ही किंगडम बन गया मोनेरा किंगडम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे बाबू? तो सिर्फ और सिर्फ आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म है, काइंड ऑफ बैक्टीरिया, दे शुड बी प्लेस्ड इन द किंगडम मोनेरा। तो ये और ज्यादा इजी हो गया। तो इतने सारे क्लासिफिकेशन के बाद आपको एक और साइंटिस्ट आए, और वो साइंटिस्ट जिनको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के वो फादर हैं, जिन्होंने 5 टायर क्लासिफिकेशन दिया। 5 टायर क्लासिफिकेशन जो थे आपके आरएच वाइटेकर, है ना? आरएच वाइटेकर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट साइंटिस्ट दैट who give the 5 tier classification in terms of they form the Monera, they form the Protista, fungi, plantae and animalia। इन सबको उन्होंने क्या किया? समराइज किया। उन सभी को उन्होंने क्या किया? सीक्वेंस फॉर्म में लाकर रखा, है ना? तो यहाँ पर आरएच वाइटेकर, जो कि ये डेट जो है वो बहुत का याद रखना पड़ेगा 1969। यानी इस क्लासिफिकेशन दर क्लासिफिकेशन हम लोग और सारे पैरामीटर यूज करते चलेगा। वो पैरामीटर आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहा, सेल वॉल हो गया, नंबर ऑफ सेल है कि प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉपिक है कि ये हेटेरोट्रॉपिक है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। तो धीरे धीरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जो इतने सारे 1.7 to 1.8 ये आज के डेट में बहुत ही इजीली क्लासिफाई हो चुके हैं। और साथ में आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि अभी तक हम लोग बस क्या कर चुके हैं कि 30% ही एनिमल को ढूंढ पाए। सोचिए कि अभी और कितने ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ढूंढने के लिए लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि उस ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर सके। तो ये तो रही क्लासिफिकेशन। एक चीज आपको याद ये करनी है कि देखो इतने क्लासिफिकेशन में अभी तक हम लोगों ने किसको नहीं जगह दी? तो वो है वायरस। तो वायरस को अभी तक किसी तरह का कोई जगह नहीं मिला। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ये दीजिए कि वायरस के लिए भी क्या 6 टायर क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। अगर वो बताया गया तो वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 6 टायर क्लासिफिकेशन दी, जिसमें उन्होंने कोशिश किया कि वायरस को भी कहीं ना कहीं उसको प्लेस्ड किया जाए, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग। आप ये हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि 6 टायर क्लासिफिकेशन के बारे में क्या है। ठीक है, तो आज रही आज की लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। कम से कम जो हमारे एरिस्टोटल हैं, जो हमारे अर्नस्ट हैकेल हैं, जो हमारे कॉपलैंड है, जो हमारे वाइटेकर हैं, और एक जो हमने यहाँ पर दिया है अननोन, इनके बारे में आप हमें क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और लेक्चर के साथ, ठीक है, किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप ये चीजें खोज करके हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।